अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन दोनों ने मोदी जी को नमस्ते कहकर संबोधित किया था। क्यों? क्योंकि विदेशों में जब दुनिया भारत को देखती है तो उसकी नजर में भारत हिंदी है, लेकिन यहीं अपने देश में हमारी अपनी हिंदी विवाद का विषय बन जाती है। राज ठाकरे कहते हैं मराठी मानुष को हाशिए पर मत डालो। उद्धव ठाकरे हिंदी का विरोध करते हैं, सड़कों पर आगजनी की गई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। यहीं से दक्षिण भारत में हिंदी थोपने की राजनीति शुरू हुई। हिंदी थोप दी जाएगी ऐसा आपको बोला जाता है, आपको डराया जाता है, जबकि सच्चाई ये है हिंदी अपनाने का मतलब अन्य भाषाओं को खत्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक साझा पहचान बनाना है। विदेशी धरती पर जब कोई बच्चा हिंदी में नमस्ते भारत कहता है तो आपको गर्व क्यों होता है? आपको पता भी है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर कोई है तो एकमात्र हिंदी है। और अगर आप लोकतांत्रिक तौर पर भी देखेंगे, अगर आप वोट भी पड़वाएंगे, वोट डलवाएंगे भाषाओं के पक्ष में, तो सबसे ज्यादा वोट हिंदी के पक्ष में ही पड़ेंगे। उसके बाद भी हम हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति या तो हिंदी समझता है या फिर बोलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जापान में है, लेकिन वहां से सीधा वो चीन की ओर जाने वाले हैं। ये तो आपने टीवी न्यूज पर ये खबर देख ही ली होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी के जापान दौरे की। मोदी जी इस समय टोक्यो में हैं, जहां वे जापानी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और हमारे और जापान के बीच में, हमारे दोनों देशों के बीच में डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और आर्थिक सहयोग पर कई बड़े समझौते होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जापान भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक पार्टनर माना जाता है, खास तौर पर जब बात चीन को बैलेंस करने की हो। इसीलिए इस विजिट को क्वाड अलायंस के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन मेन खबर ये नहीं है दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने बिल्कुल नहीं आया हूं कि मोदी जी जापान क्यों जा रहे हैं और वहां से चीन क्यों जाएंगे, बल्कि मैं आपको जागरूक करने आया हूं, आपको एहसास दिलाने आया हूं कि आपके लिए आपकी हिंदी क्या महत्व रखती है। आज मोदी जी जापान गए हैं और जापान में वहां के जापानियों ने, जापानी कलाकार थे, वहां पर मोदी जी के स्वागत में हिंदी में बात की। जापानियों ने बोला कि उन्होंने हिंदी सीखी है, बाकायदा वो बनारस आए हैं, बनारस में 30 साल रहे हैं। भारत में उनके वो 30 साल उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल थे, ऐसा एक जापानी व्यक्ति का कहना है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 19,500 बोलियां और 121 भाषाएं हैं, लेकिन 75 साल हो गए आज़ादी के बाद भी हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। सोचिए, जापान में, फ्रांस में, अमेरिका में लोग मोदी जी का स्वागत हिंदी में करते हैं, लेकिन भारत में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, डीएमके के नेता और कई दक्षिण भारतीय राजनेता हिंदी का विरोध करते हैं। ये विरोध सिर्फ भाषा का नहीं है, ये विरोध वोटों का खेल है। नेता हमें भाषा के नाम पर बांट देते हैं और हम भारतीय आसानी से बढ़ जाते हैं। हम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे, जापानी बच्चों ने हिंदी में गाना गाया, विदेशी पत्रकारों ने हिंदी में सवाल पूछे, और क्या आप जानते हैं, मोदी जी का स्वागत गायत्री मंत्रों के साथ किया गया। स्थानीय लोगों ने नमस्ते मोदी जी कहकर स्वागत किया। दुबई की बुर्ज खलीफा पर आपने देखा होगा 15 अगस्त को हिंदी में संदेश लिखे गए थे, वंदे मातरम लिखा गया था। फ्रांस में पत्रकारों ने हिंदी में इंटरव्यू लिया। अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन दोनों ने मोदी जी को नमस्ते कहकर संबोधित किया था। क्यों? क्योंकि विदेशों में जब दुनिया भारत को देखती है तो उसकी नज़र में भारत हिंदी है, लेकिन यहीं अपने देश में हमारी अपनी हिंदी विवाद का विषय बन जाती है। राज ठाकरे कहते हैं मराठी मानुष को हाशिए पर मत डालो। उद्धव ठाकरे हिंदी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हम उनकी संस्कृति को, यानी कि हिंदी भाषी उनकी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु के कई नेता कहते हैं हिंदी हमारी पहचान को खत्म कर देगी, लेकिन असल में ये सिर्फ राजनीति का खेल है। नेताओं को हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, आपके वोट से उनको लेना देना है, आपके वोट से उनको प्यार है। क्या आप जानते हैं आज तक भारत की कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को सिर्फ संघ की भाषा का दर्जा मिला है, ना कि राष्ट्रभाषा का। सोचिए, हिंदी संघ की भाषा तो है, राज्य भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। और हिंदी तो क्या कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। 1965 में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने का प्लान किया, कोशिश करी, तो तमिलनाडु में भीषण विरोध हुआ। छात्रों ने आत्मदाह तक किया, रेलें रोकी गई, सड़कें जाम की गई, सड़कों पर आगजनी की गई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। यहीं से दक्षिण भारत में हिंदी थोपने की राजनीति शुरू हुई। डीएमके जैसी पार्टियां खड़ी हुई जो आज भी हिंदी विरोध को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मतलब दूसरी भाषाओं को खत्म करना बिल्कुल नहीं है, तो फिर हिंदी का विरोध क्यों? क्या कभी किसी केंद्र सरकार ने या किसी भारतीय सरकार ने यह कहा है कि हिंदी के अलावा भारत में कोई भी अन्य भाषा नहीं बोली जाएगी? भारत में नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी भाषा पर विश्वास करना छोड़ दिया है। भारत में तकरीबन, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 10% लोग अंग्रेजी बोलते हैं।
लेकिन हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, हमारी सरकारी दस्तावेज, हमारी नौकरियां सब अंग्रेजी पर आधारित हैं। यानी 90% भारतीय पहले दिन से ही पीछे रह जाते हैं। अगर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता तो जो 90% भारतीय पिछड़ जाते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, उन सब का समाधान हो जाएगा। सभी को बराबर का दर्जा मिलेगा, बराबर का सम्मान मिलेगा। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए तो शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर भारतीय को बराबर का मौका मिलता है। एक बच्चे को सिर्फ इसलिए असफल नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अंग्रेजी में कमजोर है। अगर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होती तो जानते हैं आप क्या बदलाव होता? विदेशों में हमारी पहचान इंडिया से नहीं बल्कि भारत से होती। दुनिया हमें हमारी भाषा से पहचानती। हम अपनी पहचान पर गर्व करते। सच ये है, नेताओं को हिंदी से नहीं आपके वोट से समस्या है। उन्हें पता है कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया तो उनकी भाषाई राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में मराठी वोट, तमिलनाडु में तमिल वोट और कर्नाटक में कन्नड़ वोट सब बिखर जाएंगे। इसीलिए आपको डरा कर रखना चाहते हैं आपके अपने नेता। हिंदी थोप दी जाएगी ऐसा आपको बोला जाता है, आपको डराया जाता है, जबकि सच्चाई ये है हिंदी अपनाने का मतलब अन्य भाषाओं को खत्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक साझा पहचान बनाना है। विदेशी धरती पर जब कोई बच्चा हिंदी में नमस्ते भारत कहता है तो आपको गर्व क्यों होता है? क्योंकि हिंदी हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है। लेकिन हम खुद अपनी पहचान से भाग रहे हैं, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि दुनिया हमें हिंदी से जोड़ती है, हमारी पहचान हिंदी से करती है। साथियों, अंत में आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि अब वक्त आ चुका है जागने का, सोचने का और अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपने भारत पर गर्व करने का। क्योंकि जब हम हिंदी को अपनाएंगे तभी दुनिया भारत को पहचानेगी। आपको पता भी है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर कोई है तो एकमात्र हिंदी है। और अगर आप लोकतांत्रिक तौर पर भी देखेंगे, अगर आप वोट भी पड़वाएंगे, वोट डलवाएंगे भाषाओं के पक्ष में, तो सबसे ज्यादा वोट हिंदी के पक्ष में ही पड़ेंगे। उसके बाद भी हम हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति या तो हिंदी समझता है या फिर बोलता है या फिर दोनों। ये तस्वीरें जापान की हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हिंदी भाषा में किया जा रहा है। ये सिर्फ जापान की बात नहीं है साथियों, अमेरिका हो, जर्मनी हो, रूस हो या फिर दुबई हो, आज पूरी दुनिया भारत को हिंदी भाषा से जानती है और हिंदी भाषा के तौर पर स्वीकार भी करती है। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया हिंदी पर गर्व महसूस कर रही है तो क्यों हम भारतीय ही हिंदी के विरोध में खड़े हैं? हम क्यों अपनी प्रगति में खुद रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं? हम क्यों अपनी ही भाषा का विरोध कर रहे हैं? क्यों हमारे अपने नेता हिंदी को बांटने का जरिया मानते हैं? और आखिर कब तक हम अपनी ही पहचान को राजनीति की बलि चढ़ने देंगे? जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, हर जगह आज हिंदी बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 177 से भी ज्यादा देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में आज हिंदी एक फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के तौर पर सिखाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारें अपने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर चुकी हैं। दुनिया में 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोल रहे हैं। विदेशी लोग हिंदी सीख रहे हैं। 177 देशों में हिंदी की पढ़ाई होती है। 50+ देशों की यूनिवर्सिटीज में हिंदी कोर्स अवेलेबल हैं। अब भारत का हाल देखिए, यहाँ हिंदी का सबसे बड़ा विरोध कौन करता है? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, डीएमके, टीआरएस, एआईडीएमके, टीएमसी जैसे नेता। ये कहते हैं कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये नहीं कहते कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये भाषा के आधार पर आपको बांट नहीं पाएंगे, आपको बहला नहीं पाएंगे। मगर सच्चाई ये है कि संविधान में हिंदी को पहले से ही राज्य भाषा घोषित किया जा चुका है। अनुच्छेद 343 का मैंने जिक्र किया था। एक बार अनुच्छेद आप 343 पढ़िए, वो साफ कहता है कि केंद्र सरकार का आधिकारिक कामकाज हिंदी और अंग्रेजी में होगा और अंग्रेजी को सिर्फ कुछ सालों तक के लिए परमिशन दी गई है। कुछ राजनीतिक दलों ने हिंदी को उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदू बनाम द्रविड़ और भाषा बनाम भाषा की लड़ाई में बदल दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपका वोट चाहिए। जब जनता आपस में लड़ेगी तभी तो ये नेता सत्ता में टिकेंगे, तभी तो ये आपका वोट लेंगे, तभी तो ये सालों साल तक वापस सत्ता में आ पाएंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव कई बार आया, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने विरोध किया और राजनीतिक खींचतान की वजह से हिंदी कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। और यही वजह है कि आज तक भारत के पास एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान नहीं है। सोचिए, चीन की पहचान उसकी भाषा मंदारिन से है, जापान की भाषा जापानी से है, जर्मनी की पहचान जर्मन से है, लेकिन भारत के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क।
यहाँ के लोग एक दूसरे से अंग्रेजी में तो बात करना पसंद करते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं, अपनी किसी भाषा में नहीं। यहाँ के माँ बाप, यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम यानी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं, तमिल मीडियम में नहीं, बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहते। ना उनको पंजाबी सिखाना चाहते हैं, ना अपने बच्चों को गुजराती सिखाना चाहते हैं, ना उनको मराठी सिखाना चाहते हैं, उनको सिर्फ अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। बाहर है भारतीय समाज, अपने पतन का स्वयं ही भारतीय समाज कारण बनता है। आज जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, पूरी दुनिया हिंदी को अपनाने के लिए तैयार है। हम कोशिश तो करें, पहले हम तो अपनाएं अपनी भाषा को। देखिए दुनिया कैसे हमारी भाषा को स्वीकार करती है। लेकिन हम अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या होगी। दोस्तों, एक सवाल आपसे मैं जरूर पूछूंगा, अगर हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को नहीं बचा पाए तो क्या हम सच में आजाद हैं? और वक्त आ गया है हम उन नेताओं की राजनीति से ऊपर उठकर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थन में एकजुट हों। क्योंकि याद रखिए, भाषा बांटती नहीं है, भाषा जोड़ने का काम करती है, भाषा जोड़ती है। और आपने कभी भी हिंदी भाषी राज्यों में किसी भी अन्य भाषी का विरोध करते हुए नहीं देखा होगा। क्या आपने कभी उत्तर प्रदेश, क्या आपने कभी एमपी, क्या आपने कभी दिल्ली में देखा है कि किसी मराठी को मारा गया हो, किसी तमिल को मारा पीटा गया हो सिर्फ इसलिए कि उसको हिंदी नहीं आती? बहुत से ऐसे तमिल, मराठी और गुजराती भाई हैं जिनको शायद हिंदी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो भारत की राजधानी दिल्ली में आते हैं, नोएडा में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, एमपी में आते हैं, राजस्थान में आते हैं, लेकिन कभी भी हिंदी भाषी क्षेत्रों ने उनका भाषा के आधार पर विरोध नहीं किया। और यही सबसे बड़ा सवाल है जब ये लोग कहते हैं आपसे कि हिंदी आपको बांट रही है। हिंदी बांटती नहीं है, हिंदी जोड़ने का काम कर रही है। हिंदी भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। साथियों, आप एक बार तय कीजिए कि आपकी राष्ट्र की भाषा क्या होगी। दुनिया आपकी भाषा को जरूर स्वीकार करेगी, और जब आपकी भाषा एक इंटरनेशनल लेवल पर होगी तो आप भी गर्व से कह सकेंगे कि हमारी भाषा ये है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत के लोगों को सारे मतभेद भुलाकर हिंदी के समर्थन में आना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।